अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को जो है वो वाइंड अप किया था और मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको जो है वो एज अ होमवर्क दी थी क्योंकि हमारे पास जो है वो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था। तो अगर उन एग्जांपल्स में से अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस हुए हैं उनके सोल्यूशन में, तो उसको आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि एक न्यू चैप्टर होगा और यही हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक होगा इस पूरे सेमेस्टर के लिए, इस कोर्स के लिए। So if you have any question from previous lectures or from the discrete time Fourier transform, you can ask. Otherwise, let me share the screen with you with the new topic. No questions from previous lectures or previous topics. Yes sir, no question. अब इसके जो है ना वो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो आप लोगों ने स्टडी किया है और आपको सारा समझ आ गया है, या आप लोगों ने इसको जो है वो ओपन भी नहीं किया है। तो और जो सेकंड ऑप्शन है उसके चांस मुझे ज़्यादा लगते हैं। चलें, योर चॉइस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जी ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या लिंक होगा उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, और देन इसको फिर हम जो है वो क्यों स्टडी कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी डिटेल में हम बात कर लेंगे। और आपकी जो बुक है उसके ऊपर ये चैप्टर नंबर 10 है, तो हमने 5 के बाद अब डायरेक्ट 10 पे शिफ्ट किए हैं हमने। और जी ट्रांसफॉर्म बेसिकली लिंक करती है आपके डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से। तो जो हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था उसको हम एक और वेरिएबल की टर्म में अब डिफाइन करने वाले हैं। वहाँ पे हमने मेंशन किया था, जब भी आपने जी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड की थी, आपने कहा था कि आपका जो भी फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हमने वहाँ पे मेंशन किया था कि जो भी आपने सिग्नल, फॉर एग्जांपल आपने एक्स ऑफ टी सिग्नल एक डिफाइन किया, उस एक्स ऑफ टी सिग्नल के अंदर आपने जो है वो अगर फाइंड करना है इसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उसको हमने कैपिटल एक्स लिखा था और एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा की फॉर्म में डिफाइन किया था। अब हम इस एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा को एक और वेरिएबल से डिफाइन करेंगे और उस वेरिएबल को हमने जो है वो z का नाम देना है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे z ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये है जी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कि हमने किस चीज़ से स्टार्ट करना है और उसको जो है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास जो एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा, एक ओमेगा फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल है, उस वेरिएबल की हमने जो है वो वैल्यू को z से रिप्लेस करना है। ओके, अब इस पर थोड़ी सी डिस्कशन हम ये कर लेते हैं कि हम ऐसा करने क्यों चाहते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि स्लाइड्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो। Okay, this is the content that we are going to cover in this chapter or in this topic. तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आ जाएगा, और इंट्रोडक्शन में हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि हम जो है वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को व्हाई वी आर कन्वर्टिंग टू जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और देन जी ट्रांसफॉर्म की हम डेफिनेशन देख लेंगे, इसको फिर डिफाइन कैसे करना है, और अगर कोई सिग्नल हमें टाइम डोमेन के अंदर गिवन है तो हाउ कैन वी फाइंड द z ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 3 हम बात कर रहे होंगे जीरोस एंड पोल्स की, और आई गेस इस का आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने कंट्रोल सिस्टम का अभी तक कोई कोर्स नहीं पढ़ा है, या पॉसिबली आपने इस चीज़ को शायद किसी मैथ की बुक के अंदर स्टडी भी किया हो
कि जीरोस क्या होते हैं और पोल्स क्या होते हैं। इस चीज़ का आइडिया है आप लोगों को? यस सर है। ओके, तो इसको आज हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर अब इम्प्लीमेंट करेंगे एंड वी विल फाइंड यूजिंग दीज जीरोस एंड पोल्स दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। जब डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे थे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने कहा था कि सिग्नल जो है वो एक स्पेसिफिक लिमिट्स के लिए जो है वो कन्वर्ज करेगा। अगर आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे तो कन्वर्जेंस नहीं होगी। यही चीज़ हमने जो है वो कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी कही थी, और यही चीज़ हमने जो है वो फोरियर सीरीज़ के अंदर भी कही थी। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम फाइंड करेंगे कि ऐसा कौन सा एरिया है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिस पे आपकी कन्वर्जेंस हो रही होगी, और अगर आप उन पॉइंट्स से एक्सीड करोगे या उन पॉइंट्स के बियॉन्ड जाओगे तो आप जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से आउट हो जाओगे, तो आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट फाइंड कर रहे होंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ जेड जो कि सिस्टम को कन्वर्ज ही रखेंगे, सिस्टम जो है वो स्टेबल ही रहेगा। उस रीजन को हमने फाइंड करना है, और उस रीजन को आप बोलते हो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और ये एक ऐसा रीजन होगा, एक ऐसे पॉइंट्स होंगे, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा, वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं करेगा। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट जी ट्रांसफॉर्मेशन के पेयर्स जिसको आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि अगर मैं ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने हो तो आप डायरेक्टली उनका ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सको। Then we will do the inverse Z transformation. How can we convert back to the time domain, and different theorems and properties that can be used to make the example or any numerical simple, and then different systems, causal functions, and then LTI systems, और उनके ऊपर ये Z transformation जो है वो कैसे अप्लाई होगी। So this is the total agenda जो हमारे इस चैप्टर के अंदर हम कवर अप करेंगे। और हम जो है वो अब ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि पॉसिबली हमारे पास जो है वो टाइम लिमिटेड है, और उस लिमिटेड टाइम के अंदर विल ट्राई कि हम जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कवर अप कर लें, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमारे प्रीवियस के साथ में लिंक कर रही होंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी आर स्टडिंग जी ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास जो है वो कॉन्टिन्यूस टाइम को कन्वर्ट करने के लिए कॉन्टिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है। हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट को कन्वर्ट करने के लिए डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जब भी आप डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो फोरियर फॉर्म के अंदर, तो आप जो ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल यूज़ करते हो दैट इज़ जस्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा, विच इज़ ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या है? एनीवन? 1 एग्जैक्टली। एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा हमने बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। उस पोलर फॉर्म के अंदर जो एक्सपोनेंशियल का मैग्नीट्यूड है दैट इज 1। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे थे उसमें ऑलवेज मैग्नीट्यूड 1 है आपके इस वेरिएबल की, और उसमें फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, सॉरी आपका जो है वो एंगल क्या होगा? एंगल आपका ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू आप चेंज करते जाओ तो आप 1 मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो 360 डिग्री मूव कर सकते हो, और अगेन 2 पाई के बाद यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो इसको जो है अब इस तरह से हमने देखना है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक रियल एक्सिस होगा। लेट्स ड्रॉ दैट थिंग ताकि हम जो है वो क्लियर पिक्चर के साथ उसको देख सकें। एक हमारे पास जो है वो रियल एक्सिस होगा, और एक हमारे पास जो है वो इमेजिनरी एक्सिस होगा। अब एक चीज़ फिक्स है कि हम जो है वो एक कांस्टेंट सर्कल जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं, और उस कांस्टेंट सर्कल के ऊपर हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड अज्यूम कर लेना या सर्कल ही है, वो 1 है। इस पूरे सर्कल के ऊपर आपका मैग्नीट्यूड 1 है। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रही है आपकी ओमेगा की वैल्यू। अगर आप ओमेगा की वैल्यू को चेंज करोगे तो आप जो है बेसिकली अपने एंगल को चेंज कर रहे हो। For different values of omega you will get different angles,
यहाँ पे आपका ओमेगा 0 होगा, देन आप 90 पे आ जाओगे, देन आप यहाँ पे 180 पे आ जाओगे, सिमिलरली यहाँ पे आप 270 पे होंगे, और अगेन यहाँ पे आप 360 पे आ जाओगे, और 360 के बाद दैट मीन्स आफ्टर 2 पाई यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ, but you are on a constant magnitude or amplitude circle. Clear? फोरियर ट्रांसफॉर्म ये करती है, और हमें यह भी पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑलवेज कन्वर्ज नहीं करती है, उसकी कन्वर्जेंस के लिए कुछ रूल्स थे। इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना है, और नंबर 2 वो ऑलवेज जो है वो एक यूनिट सर्कल के ऊपर डिफाइन होती है। अब हम आते हैं जी ट्रांसफॉर्म के ऊपर। अब हम डिफाइन करेंगे x ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा की बजाय x ऑफ z। अब इस x ऑफ z के अंदर आपकी मैग्नीट्यूड कोई भी हो सकती है, आपका एंगल भी कोई हो सकता है, तो हम अब यूनिट सर्कल के ऊपर लिमिटेड नहीं है। इट कैन बी अ जनरलाइजेशन, आप जनरलाइज कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक केस था जब ऑलवेज मैग्नीट्यूड 1 होनी थी। अब हम कह रहे हैं कि ऑलवेज मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, हाँ मैग्नीट्यूड 1 हो सकती है, तो हम फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे। तो बेसिकली जी ट्रांसफॉर्म जो है वो एक जनरलाइजेशन है आपके डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन की, और इस जी ट्रांसफॉर्म का एक स्पेसिफिक केस जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। इस पूरी डिस्कशन में अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ दैट व्हाई वी आर यूजिंग जी ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या लिंक बनता है, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और जी ट्रांसफॉर्म में फिर जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आती हैं। क्लियर है ये सारे कॉन्सेप्ट्स? ओके। नेक्स्ट जो है वो इसकी फिर डेफिनेशन है कि जी ट्रांसफॉर्मेशन को हम जो है वो डिफाइन कैसे करेंगे, और ऑब्वियसली इसको हम जो है वो कंपैरिजन में लेके चलेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन हुई थी, और फिर जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसका जस्ट एक वेरिएबल आपने चेंज करना है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपकी एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा डिफाइंड थी पोलर फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उस नंबर को, उस टर्म को you will be replacing with z. तो x of exponential of j omega will become x of z। तो हम z ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए हैं। समेशन की लिमिट्स वही होंगी, आपका सिस्टम का सिग्नल x of n इनपुट वही होगी, जस्ट आप एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा की जगह पे z यूज कर लोगे। अब इस तरह से फार्मूला को रीअरेंज करने में या मॉडिफाई करने में हमारे पास अब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है? अब एक तो हम अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, हम z की कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, एंड सो ऑन। लेकिन जो है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर आपकी मैग्नीट्यूड फिक्स थी, तो हम कह सकते हैं कि जी ट्रांसफॉर्म जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म बन सकती है अगर z को आप एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा डिफाइन कर दो। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ स्पेशल केस ऑफ जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है और दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंस ये है कि z एक जनरल नंबर है, उसके अंदर आर्बिट्ररी मैग्नीट्यूड हो सकती है, आर्बिट्ररी एंगल हो सकता है, बट एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा व्हिच वी यूज्ड इन डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर magnitude is fixed but you can only change the angle, and after every 2 pi or after every 360 degree you are going to change the values, sorry, you are going to repeat the values.
सो दिस इज द डेफिनेशन। फार्मूला में कोई चेंज नहीं है, जस्ट एक वेरिएबल का चेंज आएगा और हम जनरल एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। अब वही बात जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं उसको हम जो है वो एक पिक्चर फॉर्म में भी अब देख लेते हैं। x of z, that means your z transform, and x of exponential of j omega, that means your discrete time Fourier transform, आपस में लिंक्ड हैं। कैसे? if you put z is equals to exponential of j omega, तो एक चीज आपकी फिक्स हो जाएगी, that means you are on a unit circle। वो सर्कल जो है वो आपका डॉटेड सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे डिफाइंड है। And then you can change the value of omega, and this is your real axis, and obviously this is your imaginary axis for a complex plane. And if you will change the value of omega, you will get different points but on a unit circle with the same magnitude. So we can say that Fourier transform is basically Z transformation on a unit circle. तो Z ट्रांसफॉर्म एक जनरल चीज है, फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका एक स्पेसिफिक केस है। ठीक है, मैं चीजें बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दोनों के अंदर आपको जो है वो एक लिंक पता होना चाहिए। दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन एक तरफ आप एक जनरल एक्सेस ले रहे हो, जनरल वैल्यूज ले रहे हो जितना रियल वैल्यूज होती हैं, और एक तरफ आप स्पेसिफिक एक पॉइंट लेते हो, और दोनों के अंदर फिर जो है वो आपको डिफरेंट फार्मूलाज डिफाइन करने पड़ते हैं। जस्ट यू आर चेंजिंग द वेरिएबल एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा विद जेड। बाकी सारे जो है वो टूल्स सेम है। व्हाट इज आरओसी? आरओसी मींस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब वहां पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकें, लेकिन सी ट्रांसफॉर्म जो है वो हमें ये ऑप्शन देता है कि हम वो एरिया फाइंड कर लें जिसके अंदर सिस्टम कन्वर्ज करेगा, जिसके अंदर सिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा, और अगर हम उस एरिया से बाहर को वैल्यू लेते हैं तो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्वियसली, जिसमें एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, या एक मैग्नीट्यूड होगी और एक एंगल होगा, और मैग्नीट्यूड 1 भी हो सकती है और 1 के अलावा भी हो सकती है, फॉर विच द z ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस। और ऑब्वियसली हमें जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ फाइंड करनी है कि आपका आंसर इन्फिनिटी ना हो। अगर इन्फिनिटी हो रहा है देन सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर सिस्टम जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू देता है कोई रियल नंबर के अंदर, तो सिस्टम जो है वो स्टेबल है, और उस स्टेबल वैल्यू को हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। तो हमने जो चीज़ मेक श्योर करनी है वो ये करनी है कि x ऑफ z ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी एक मैग्नीट्यूड होगी, एक एंगल होगा। x ऑफ z की जो मैग्नीट्यूड है, अगर उसको फार्मूला के अंदर भी एनालाइज कर लो, तो ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं, दिस मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। ये है जी आपकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की जनरल कंडीशन, जो कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखी थी, डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखी थी, और हमने इसको फोरियर सीरीज के अंदर भी देखा हुआ था कि सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेबल होना चाहिए, सिस्टम जो है वो समेशन के बाद इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो सकती है। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आरओसी जो है वो आपका सेंटर्ड होगा ओरिजिन के। मतलब हमने जो यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ किया था, इमेजिनरी एक्सिस एंड योर रियल एक्सिस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, योर ओरिजिन। ठीक है, तो आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, और जो आपने कंपास यूज करनी है उसका जो ओरिजिन होगा वो ये सेंटर 0 0 होगा,
और एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब सर्कल के या तो आप बाहर से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कह रहे होंगे या आप उसके इनवर्ट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कह रहे होंगे, दैट डिपेंड्स केस टू केस। लेट्स सी। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे एब्जॉर्ब करनी है वो ये है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का जो रिंग बनेगा, जो उसका सर्कल बनेगा, उसका सेंटर ऑलवेज ओरिजिन होगा, वेयर रियल एक्सिस इज 0 एंड योर इमेजिनरी एक्सिस इज 0। कैसे बनेगा वो हम किसी एग्जांपल में देख लेंगे, लेकिन जो पॉइंट्स यहाँ पे आपने अब ग्रैस्प करने हैं, एब्जॉर्ब करने हैं, वो ये हैं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए योर आंसर शुड बी फाइनाइट नंबर, दैट मीन्स द आंसर शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। नंबर 2, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो एक रिंग टाइप शेप बनाएगा, और रिंग टाइप मीन्स यू विल बी डिफाइनिंग अ सर्कल, और उस सर्कल के लिए जो आप सेंटर यूज करोगे वो आपका ओरिजिन होगा, जिस पे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दोनों की वैल्यूज 0 होगी। ठीक हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल करते हैं, और जितनी भी हमने डिस्कशंस की हैं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे डिफाइन करना है, जी ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन करना है, और वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उस सब के लिए हम जो है वो इस एग्जाम्पल को यूज करेंगे। एग्जाम्पल के अंदर वी आर यूजिंग अ सिग्नल x ऑफ n, और x ऑफ n में जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं वो सम कांस्टेंट a है एंड a रेज टू पावर n है, साथ u ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है। तो u ऑफ n की मल्टीप्लिकेशन से एक चीज यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगी कि इस x ऑफ n की वैल्यूज नेगेटिव साइड के ऊपर 0 है, बिकॉज u ऑफ n की डेफिनेशन ये है यूनिट स्टेप फंक्शन की, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 के बाद अप टू इन्फिनिटी यू विल बी गेटिंग द वैल्यूज, एंड 0 के लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव n के ऊपर आपका जो ग्राफ है वो आपको 0 प्रोवाइड कर रहा होगा, नो सिग्नल ऑन द लेफ्ट साइड। इस ग्राफ से हमें एक और चीज भी एनालाइज करनी है, वो ये है कि विद एवरी इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग। अब दो केसेस हो सकते हैं, और आप मुझे डिफाइन करो कि इसमें कौन से वाला केस यूज होगा, वेयर a इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज लेस देन 1, which is applicable on this graph। a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या a की वैल्यू लेस देन 1 होगी? Anyone? क्यों बिहारस? सर लेस देन 1 हो, लेस देन होगी। लेस देन होगी। तो ये चीज़ जो है ना हमने अब माइंड में रखनी है, ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं हो सकती? यहाँ से चलो ये भी अब क्लिक कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उससे हमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वैल्यू इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा सर, वो इन्फिनिटी को Exactly. अप्रोच करेगा। अगर हम ग्रेटर देन 1 वैल्यू को फिक्स करते हैं, एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1, 1.1 बेशक हो जाए, विद एवरी इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n आपके पास एम्पलीट्यूड्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे होंगे विदाउट एनी बाउंड। तो हमारा सिस्टम वही अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज n की हर नेक्स्ट वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा होगा, और सिस्टम जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये वाली कंडीशंस जो है इसमें आपको a लेस देन 1 ही सिलेक्ट करना है। फाइन, सिस्टम का पता लग गया, a की वैल्यू फिक्स हो गई, लेस देन 1 होनी चाहिए, और x ऑफ n जो है वो 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, 0 से प्रीवियस वो 0 है। लेट्स फाइंड द z ट्रांसफॉर्म। अब अगेन सिंपल चीज़ें हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। x ऑफ z इज इक्वल्स टू समेशन साइन
योर फंक्शन, वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन इनटू जेड रेज टू पावर माइनस एन। पहले हम करते थे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा, ये सारा सिग्नल एज इट इज़, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा एन। अब उस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा की जगह पे हम जस्ट जेड यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। लिमिट्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हैं और u ऑफ n साथ अटैच्ड है। और अगर हम u ऑफ n की डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपके लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी पे स्टॉप हो जाएंगे और प्रीवियस लिमिट्स यू कैन इग्नोर। अब सिग्नल रह गया हमारे पास a रेज टू पावर n एंड z रेज टू पावर माइनस n, and we can use your math knowledge and can modify or rearrange this term into this form. a raised to power n, n को मैंने वैसे ही कॉमन ले लिया है, z raised to power minus n, तो z raised to power minus 1 whole raised to power n। ठीक है, कैन भाई इस तरह लिख सकते हैं हम, कोई इशू तो नहीं है? Yes, sir. No, sir. You can write. ठीक है, a raised to power a z raised to power minus 1 and bracket whole power n। ठीक हो गया। अब हमें चेक करना है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, और ये चीज़ ऑब्वियसली हम मिस कर रहे थे जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, क्योंकि उसमें हमारे पास एक वेरिएबल था ही नहीं, वेरिएबल जस्ट एक ही था एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा, इसमें 1 हम एज इट इज़ मैग्नीट्यूड रख रहे थे, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रही थी। अब हम उस चीज़ को चेक करेंगे। हमारी अब जो अल्टीमेट कंडीशन है वो ये है कि इस मैग्नीट्यूड का आंसर जो है वो लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। इस पूरे का x ऑफ z का अगर मैं ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वो ट्रांसफॉर्म लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, और ये चीज़ सिर्फ एक ही केस के अंदर पॉसिबल है। कब? जब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म है ना, इसका आंसर लेस देन 1 हो। एग्जैक्टली वही वाला पॉइंट जो हमने यहाँ अप्लाई किया था। a की वैल्यू लेस देन 1 होगी तभी ये सिस्टम जो है वो डिके करेगा, अदरवाइज ये इंक्रीज कर रहा होगा हर n की ग्रेटिंग वैल्यू के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास एक पावर n इन्वॉल्व है, और पावर n जो है वो a z रेज टू पावर माइनस 1 के ऊपर है। तो इसका मतलब है ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म है इसकी मैग्नीट्यूड कंपल्सरी है कि ये लेस देन 1 हो। पॉइंट समझ आया? व्हाई इट शुड बी लेस देन 1? गिव मी योर फीडबैक। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी दैट मीन सिस्टम जो है वो कन्वर्ज ही करेगा, वो आउट ऑफ बाउंड नहीं जा सकता फॉर एवरी इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो इस इक्वेशन पे हम टर्मिनेट कर सकते हैं, वेयर योर z मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन a मैग्नीट्यूड, और इस कंडीशन के अंदर आपका सिस्टम स्टेबल है। अगर आप ये कंडीशन वायलेट करोगे और आप इस तरह लिख दो कि z मैग्नीट्यूड इज लेस देन a मैग्नीट्यूड, सिस्टम जो है वो आउट ऑफ स्टेबल रीजन से निकल जाएगा, विल बी अनस्टेबल। और हम वापस आते हैं उसी टर्म के ऊपर जहाँ पे हमने ROC चेक किया था, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो बाय यूजिंग दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, अल्फा रेज टू पावर n, लिमिट्स हैं जी 0 टू इन्फिनिटी, दैट कैन बी रिटन एज 1 over 1 माइनस अल्फा। सो लिमिट हैं जी 0 से इन्फिनिटी, अल्फा रेज टू पावर n, अल्फा जी है हमारे पास a z रेज टू पावर माइनस 1, तो उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर लिया है, 1 over 1 माइनस अल्फा। And we can also convert this equation into this form. Just न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप z से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे z आ जाएगा और यहाँ पे z माइनस a आ जाएगा, बिकॉज z इंटू जेड माइनस 1 आपको 1 प्रोवाइड कर देंगे। स्टेप कर लूँ या समझ आ गया ये?
यस सर। चलिए ठीक है। मैं यहाँ पे कर भी सकता हूँ वैसे बोर्ड के ऊपर, अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो हमारे पास अब जो फाइनल टर्म है वो z ओवर z माइनस a है, प्रोवाइडेड z शुड बी ग्रेटर देन a मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया है एंड दिस इज द आंसर। लेकिन ये वाला आंसर एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ स्टेबल है, ऑलवेज स्टेबल नहीं है। वो स्पेसिफिक कंडीशन अब यहां से एनालाइज करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक सिग्नल x ऑफ n था, उस x ऑफ n के अंदर a रेज टू पावर n इंटू u ऑफ n है। फाइन, लेट्स फाइंड द z ट्रांसफॉर्म। z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया गया, वी एंडेड अप एट दिस इक्वेशन z ओवर z माइनस a, और ऑब्वियसली z मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन a। तो नीचे दो ग्राफ्स हैं, जो आपको ब्लैक में शेडेड एरिया नजर आ रहा है वो आपका स्टेबल रीजन है, और दोनों में से एक ग्राफ जो है वो करेक्ट है और एक ग्राफ रॉन्ग है। विच वन इज स्टेबल? ये आपके ए पॉइंट्स, सिमिलरली ये हैं जी आपके ए पॉइंट्स। तो आप कह रहे हो कि z की मैग्नीट्यूड, z की वैल्यूज a से बड़ी होनी चाहिए, तो हम a से बाहर जाएंगे। ये जो सारे का सारा ब्लैक एरिया है शेडेड। सिमिलरली यहाँ पे भी a ऐसे भी आ सकता है, और ये आपका यूनिट सर्कल है जिसको हमने रेड सर्कल से बनाया हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्राफ नंबर 1 के अंदर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और उसके बाद आप कह रहे हो कि z की वैल्यू ग्रेटर देन a है। ग्राफ नंबर 2 के अंदर यू आर सेइंग कि a की वैल्यू लेस देन 1 है, एंड देन z की वैल्यू ग्रेटर देन a है। विच ऑफ दीज टू ग्राफ्स इज स्टेबल? एंड ऑब्वियसली व्हाई? ओके, आपके पास दो ग्राफ्स हैं और आपने इसको एनालाइज करना है। क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे ही चाहिए। आपके पास दो ग्राफ्स हैं, पहले वाले ग्राफ को एनालाइज करते हैं। पहले वाले से मीन जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, लेफ्ट साइड के अंदर a की वैल्यू पे एक सर्कल बना हुआ है जो कि डॉटेड सर्कल है। ठीक हो गया? ये जो आपका ब्लू सा सर्कल बना हुआ है, दिस वन आउटर सर्कल। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर इस ए सर्कल के बाहर वाली कोई भी वैल्यू ली जाए, ये जो शेडेड एरिया है आपका, तो यहां पे सिस्टम स्टेबल होगा। लेकिन यहां पे कंडीशन अब ये है कि इसने ए की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है, बिकॉज 1 का सर्कल अंदर रह गया है और ए बाहर है। यहां पर उसने वही वाला काम किया हुआ है, जस्ट ए का जो इसने ए की वैल्यू यूज किया वो लेस देन 1 किया है, क्योंकि यूनिट सर्कल के आप अंदर आ गए हो। यहाँ ए है, ए का सर्कल ड्रॉ किया गया, और ए के सर्कल के बाहर जितना भी एरिया है वो हमारा जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, बिकॉज z की वैल्यू a से ग्रेटर होनी चाहिए। विच ऑफ दीज टू ग्राफ इज स्टेबल एंड विच इजंट? क्वेश्चन की समझ आ गई है? ये क्वेश्चन रिपीट करूं? ग्राफ नंबर 2 सेकंड वाला सर लग रहा है। सेकंड वाला लग नहीं रहा। सेकंड वाला या तो होगा या नहीं होगा। ये लगना क्या होता है? यस सर, सेकंड वाला है। और सेकंड वाला क्यों है? मतलब हमारे पास वो इन्फिनिटी वाली कंडीशन भी थी ना कि वो हमारे पास इन्फिनिटी से लेता ना चाहिए, तो आई थिंक ये सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, तो ये वाला होगा। इनको जरा दोबारा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले चेक करो z की वैल्यू जो है वो अगर आप a पुट करो तो आपका सिस्टम जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा इस x ऑफ z के अंदर, वेयर x ऑफ लेट्स राइट दिस।
योर x ऑफ z इज इक्वल्स टू z ओवर z माइनस ए। z जो है अगर आप a पुट करोगे तो डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाएगा और 0 आने से x ऑफ z जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब a तो इसका पार्ट नहीं हो सकता। तो a के या तो हमने अंदर आना है या बाहर जाना है। और यहाँ पे कंडीशन बता रही है कि आपने a से ग्रेटर वाली वैल्यूज लेनी है, a भी नहीं लेना, a के बाद वाली वैल्यूज लेनी है। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू अगर 0.1 थी तो आपने 0.1 से बाद वाली वैल्यूज लेनी है, ठीक है, उससे ग्रेटर वैल्यूज लेनी है रियल एक्सिस के ऊपर। अब ग्राफ नंबर 1 पे आ जाओ। दो सर्कल्स बने हुए हैं। एक सर्कल है यूनिट सर्कल जो कि रेड कलर के अंदर सॉलिड लाइन के अंदर बनाया गया है। इसका मतलब है 1 जो था ना वो यहां पे है इस सर्कल के ऊपर, मैग्नीट्यूड 1। अब ए का जो सर्कल बना है ए मैग्नीट्यूड का, वो आपका ये डॉटेड सर्कल है। तो ये 1 के बाद बना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। तो यहां हम एक चीज ये कंक्लूड करेंगे, द ए ऑफ दिस ग्राफ इज ग्रेटर देन 1। और इसको हमने स्टार्ट में कहा था अगर ए ग्रेटर देन 1 हो गया तो सारा काम खराब हो जाना है। बिकॉज अगर ए ग्रेटर देन 1 हो गया तो आपका ग्राफ जो है वो डिके नहीं करेगा, वो इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करके वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 सिस्टम जो है वो अनस्टेबल कर देगा। तो ये ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है। ग्राफ नंबर 2 पे आ जाओ। ग्राफ नंबर 2 के अंदर ए की वैल्यू अगेन वो ले रहा है कोई ना कोई, लेकिन वो वैल्यू जो है वो यूनिट सर्कल के अंदर है। तो इसका मतलब अगर यूनिट सर्कल के ऊपर मैग्नीट्यूड 1 थी तो इसकी वैल्यू लाइक 0.9 होगी, 0.8 हो सकती है, 0.6 हो सकती है, बट लेस देन 1 है। तो अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है इसका मतलब वो हमारी इक्वेशन वाली कंडीशन ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट चेक ये करना है कि जी ट्रांसफॉर्म की कंडीशन क्या है। जी ट्रांसफॉर्म की कंडीशन ये है कि आपने z की वो वैल्यूज लेनी है जो कि a की वैल्यूज से ज़्यादा हो, बड़ी हो। तो a की वैल्यू जो है वो ये डॉटेड सर्कल है, इस पे आपका a डिफाइन होता है। अब या तो इसके आप अंदर आ सकते हो या इसके बाहर जा सकते हो। तो हमें कहा जा रहा है कि इस सर्कल के बाहर जाना है, तब आपका z जो है वो स्टेबल है। तो बाहर वाला सारा एरिया जो शेडेड है ग्रे से कलर के साथ, ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। क्लियर? या रिपीट करूं? यस सर, क्लियर। तो इस तरह से आपने फाइंड करना है। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या थी? ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए की वैल्यू हमें पता लग गया कि वो लेस देन 1 होगी, तभी आंसर जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, अदरवाइज आंसर ही अनबाउंड हो जाएगा, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ग्राफ नंबर 1 के अंदर वो कंडीशन उसने वायलेट की हुई है। उसने ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कही हुई है, उसकी मैग्नीट्यूड को 1 के बाद ड्रॉ किया गया है। तो ग्राफ नंबर 1 तो सीधा सीधा एक्सेप्टेबल नहीं है। ग्राफ नंबर 2 के अंदर ए की वैल्यू उसने 1 से लेस बनाई है और यूनिट सर्कल के अंदर है, इसका मतलब वो कहीं 0 के करीब करीब है, बट 1 से छोटी है। अब हम फाइंड करेंगे z की वैल्यूज क्या है। तो z की वैल्यूज इस a वाली वैल्यूज, सारी बड़ी वाली जितनी वैल्यूज हैं, पूरे सर्कल के अंदर घूम जाओ। आप यहाँ भी वैल्यू ले सकते हो, आप यहाँ ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, बट a से ग्रेटर होनी चाहिए। सारी वैल्यूज के अंदर सिस्टम हमारा स्टेबल ही होगा। So this is the Z transformation and this is how you will find the region of convergence. And region of convergence means Z वेरिएबल के वो पॉइंट्स जिस पे सिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा, जिस पे सिस्टम जो है वो कन्वर्ज करेगा और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और इसको बोलते हैं राइट साइडेड सीक्वेंस। मतलब आपका ग्राफ जो है वो राइट साइड के ऊपर है। तो इसी तरह से एक लेफ्ट साइड भी होगी, फिर उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज योर लेफ्ट साइड सीक्वेंस।
अब लेफ्ट साइड के लिए इक्वेशन के अंदर आपको u के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। u जो है वो अब -n हो गया है, उसको जो आपने रिवर्स कर दिया है, उसका आपने रिवर्सल ले लिया है। पहले वो इस पॉजिटिव साइड के ऊपर था, अब u नेगेटिव के ऊपर डिफाइन होगा, और ऑब्वियसली साथ एक शिफ्टिंग भी है। तो u जो है वो 0 से स्टार्ट होने के बजाय 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और a की मैग्नीट्यूड n है, उसकी सॉरी a रेज़ टू पावर n है, और नेगेटिव साइन भी है। तो वैल्यूज जो है वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड्स देंगी, और विद एवरी इंक्रीमेंट इन n वैल्यूज का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा और 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये फिर से फिक्स कर लो, द वैल्यू ऑफ a शुड बी लेस देन 1, अदरवाइज वो माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा अगर हम उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं। रिपीट करूं इन चीजों को? पे चले जाएगा। नहीं, माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन ओके सर। विद द मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इस माइनस साइन से हम जो है वो एट द एंड देखेंगे ये माइनस क्यों लगाया है और ये इस तरह क्यों किया गया है, ताकि हम जो है वो प्रीवियस से थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहते हैं इसको। सो फॉर a ग्रेटर देन 1 सिस्टम अगेन स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से एक चीज पहले से फिक्स्ड है, द वैल्यू ऑफ a शुड बी लेस देन 1। नंबर 2, द यूनिट स्टेप फंक्शन इज शिफ्टेड। शिफ्टेड किस पे? 1 के ऊपर। नंबर 2, यूनिट स्टेप फंक्शन इज रिवर्स्ड, तो जो वैल्यूज पॉजिटिव साइड के ऊपर आनी चाहिए थी वो सारे का सारा यूनिट स्टेप जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर चला गया है। तो पॉजिटिव साइड सारी 0 हो गई, और नेगेटिव साइड के ऊपर आपको a ऑफ n अपनी मैग्नीट्यूड दे रहा है विद नेगेटिव एम्पलीट्यूड्स। लेट्स सॉल्व दिस। अगेन सेम फार्मूला, x ऑफ z का, हर एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा की जगह पे यू आर जस्ट राइटिंग z। ओके, सो x ऑफ z इज इक्वल्स टू माइनस साइन जो आपके x ऑफ n के अंदर आ रहा था उसको हम वैसे ही कॉमन ले सकते हैं बिकॉज इट्स अ मैग्नीट्यूड, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी योर a रेज टू पावर n एंड साथ u ऑफ माइनस n माइनस 1 z रेज टू पावर माइनस n। ये है जी आपका कंप्लीट फार्मूला, और उस फार्मूला के अंदर हमने x ऑफ n की वैल्यू पुट कर दी है। अब u ऑफ n की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं और लिमिट्स को सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। माइनस साइन एज इट इज, u ऑफ माइनस n माइनस 1 का मतलब ये था कि वैल्यूज ने माइनस 1 से स्टार्ट होना है और इन्फिनिटी की तरफ जाना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो वही हमने कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 तक आपकी लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, और उसके बाद u ऑफ n की वैल्यू 0 है, और a ऑफ n z रेज टू पावर माइनस n एज इट इज आ गया है, और u जो है वो हमने लिमिट्स के अंदर अरेंज कर दिया है। स्टॉप मी जहां पे आपको समझ नहीं आई। अगेन माइनस साइन एज इट इज, n को माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बजाय वी कैन कन्वर्ट इट 1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हमने n की जगह पे लेट्स सपोज कि वी आर राइटिंग n इज इक्वल्स टू सम माइनस n, या n डैश इज इक्वल्स टू माइनस n। तो जहाँ जहाँ पे भी प्रीवियसली माइनस डिफाइन था वहाँ पे आप पॉजिटिव कर दो, और जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे आप नेगेटिव कर दो। माइनस इन्फिनिटी थी प्लस इन्फिनिटी बन गई, माइनस 1 था प्लस 1 बन गया, तो n की लिमिट्स होंगी 1 टू इन्फिनिटी। ऑब्वियसली आप सबके अंदर चेंजिंग आएगी, a रेज टू पावर प्लस n था, अब a रेज टू पावर माइनस n हो जाएगा, z रेज टू पावर माइनस n था। Actually we want to define a formula something like this, ताकि हम उसको किसी एक फॉर्म के अंदर लिख सकें प्रीवियस एग्जांपल से हेल्प लेने के बाद। ठीक है, a रेज टू पावर n जो है वो माइनस n बन गया, z रेज टू पावर माइनस n जो था वो z रेज टू पावर प्लस n बन गया। ठीक हो गया। अब इसको आप कन्वर्ट करके इसके अंदर भी लिख सकते हो,
लिमिट्स जो थी वो 1 से इन्फिनिटी थी, मैं लिमिट्स को 0 से इन्फिनिटी कर रहा हूँ और साथ एक 1 खुद से अटैच कर दिया मैंने। क्या ये सही किया है? n के अंदर 0 वाली वैल्यू नहीं थी, n स्टार्ट ही 1 से हो रहा था, लेकिन मैंने 0 खुद से अटैच किया है। और 0 अगर मैं खुद से अटैच करता हूँ और 0 की वैल्यू अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो वे बन जाएगा a रेज टू पावर 0 ऑब्वियसली z रेज टू पावर 0 विच विल बी 1। तो उसके लिए मैंने 1 जो है वो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, तो दिस 1 माइनस दिस 1 विल बी कैंसल्ड आउट। तो आंसर ऑब्वियसली आपका 1 से ही स्टार्ट होगा। साथ एक 1 अटैच करके जस्ट मैंने उसी फॉर्म के अंदर अपनी इक्वेशन को लिख दिया है, 0 से इन्फिनिटी और साथ एक अल्फा आ रहा है। इस पॉइंट की समझ आई है ये 1 माइनस कैसे हुआ है? जी सर। ठीक है, तो मुझे स्टॉप कर देना अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ आ रही है। ओके, सो 1 माइनस दिस होल टर्म एंड दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज लाइक दिस। n को जो है वो आप ओवरऑल कॉमन ले लो पावर के अंदर और a रेज टू पावर माइनस 1 एंड z एज इट इज। इट इज लाइक आपने इसको ऐसे लिख दिया है a रेज टू पावर -1 इंटू जेड एंड होल रेज टू पावर n। अगेन चीज़ें वही हैं कि जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म है, अगर आपने सिस्टम को स्टेबल रखना है, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 1। अगेन वही वाली एग्जांपल हमारी रिपीट होगी अब। तो ऑब्वियसली a minus 1 into z should be less than 1 and from this equation we can write z should be less than a। और इसको अगर हम प्रीवियस से कंपेयर करें, वहां लिमिट्स क्या आई थी? वहां कंडीशन ये थी z should be greater than a। तो अगर आपकी सीक्वेंस राइट साइड के ऊपर है तो कंडीशन ये होगी, और अगर आपकी सीक्वेंस लेफ्ट साइड के ऊपर है तो आपकी कंडीशन फिर ये होगी, लेस देन ए। ऑब्वियसली इसको आप चेक कर लेते हैं ग्राफ की फॉर्म में, और देन मैं डिलीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी जो है वो स्लाइड्स खराब ना हो। ओके, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू, वापस वही वाली टर्म्स हमने लिख दी हैं। अब उसी फार्मूला को हम दोबारा यूज़ करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया था। अल्फा रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज 1 over 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे भी वही है, अल्फा रेज टू पावर n, ये 1 एज इट इज आ गया, माइनस साइन 1 over 1 माइनस अल्फा। और अगर आप यहाँ से एलसीएम ले लो और इसको सॉल्व कर लो, यू विल एंड अप एट z over z माइनस a। इस स्टेप को कर लेते हैं ताकि योर वैल्यूज वर 1 minus 1 over a minus 1 into z। अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो इट विल बी 1 minus a minus 1 into z, और इधर बन जाएगा ये 1 minus z एंड माइनस 1। तो ये वाला 1 जो है वो इस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो टर्म्स हमारे पास बचेंगी वो माइनस साइन के साथ a minus 1 into z डिवाइडेड बाय 1 minus a minus 1 into z। दोनों साइड्स के ऊपर a से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ऊपर a से मल्टीप्लाई होता है, a minus 1 वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस विल बिकम माइनस z डिवाइडेड बाय a डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, a into 1 इज a minus z। और अगर मैं इस माइनस साइन को यूज कर लूँ, दिस कैन बी रिटन एज z over z minus a। So this is the फाइनल टर्म जो एलसीएम के बाद उसने यूज की है। और ऑब्वियसली इसके अंदर अब जो कंडीशन है, द कंडीशन इज z शुड बी लेस देन a। लेट्स चेक द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अगेन दो ग्राफ्स हैं,
which graph is stable, which system is stable, which points are stable? Graph number 1 or graph number 2? Yes, sir. Graph number 1 or why? बताओ क्यों? ये एमसीक्यू थोड़ी था, ये तो पहले हमारे पास राइट साइड से मतलब लेफ्ट साइड सीक्वेंस है, तो हमारे पास जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट सर्कल है इसमें हमारे पास जी की वैल्यू आ रही है बात नहीं है। ओके, स्टार्ट में हमने कहा था हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। पहली कंडीशन हमने ये कही थी, यहाँ पे ए के ऊपर एक एक्सपोनेंशियल है, ए के ऊपर एक पावर इन्वॉल्व है, ए की वैल्यू लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी फॉर अ स्टेबल सिस्टम? ये आप लोगों के जो है वो अनम्यूट के बटन्स खराब हो गए हैं सबके? क्यों भी हारिस, उसामा, फरहाद, हुज़ैफा, फातिमा, हमजा, उमर जवेद, सर 387, क्वेश्चन रिपीट कर दें, 369। मुझे आपकी आवाज़ नहीं सही आई थी। ये मैंने ना तुम लोगों के माइक्स वैसे डिसेबल कर देने हैं कि तुम लोग म्यूट ही ना कर सको। मुझे ज़रा उल्टा सर जरा प्रॉब्लम, क्वेश्चन दूसरे टीचर रिपीट के कर साथ दें, मुझे प्रॉब्लम आपकी दूसरे आवाज़ टीचर के नहीं साथ क्लियर आ प्रॉब्लम ये होता था कि आप लोग जो है वो माइक को म्यूट रखें। मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप माइक को अनम्यूट क्यों नहीं करते। मेरा बात उल्टा ही है। ओके, हमारा जो है वो क्वेश्चन ये था कि इन दोनों सर्कल के अंदर एक सर्कल हमने जो है वो सिलेक्ट करना है जो स्टेबल है, और ऑब्वियसली एक सर्कल अनस्टेबल होगा, या एक ग्राफ अनस्टेबल है और एक ग्राफ स्टेबल है। कंडीशन ये है कि z वैल्यू शुड बी लेस देन a, लेफ्ट साइड सीक्वेंस के लिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि इन दोनों ग्राफ्स के अंदर कौन सा ग्राफ अनस्टेबल है और कौन सा ग्राफ स्टेबल है। वन ऑफ योर स्टूडेंट्स सेट ग्राफ नंबर 1 इज स्टेबल। सर ग्राफ नंबर 2 स्टेबल होगा। एंड व्हाई? सर क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज भी कवर हो रही हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा, तो हमारा टोटल आंसर भी सही आ जाएगा अगर हम तो उसको ग्राफ करते नंबर हैं 1 के सॉल्व। अंदर भी सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, उसके अंदर भी सारा आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन एरिया सर उसमें भी वो उसने शेड थोड़ा किया हुआ है। एरिया उसका थोड़ा कम भी इसने कर दिया ना, लेकिन किसका उसमें एरिया यह कम है कि कर अगर दिया? थोड़ा सर ये तो अभी इसका आंसर पता लगेगा तभी आप छुट्टी होगी। हारिस, यस सर। which graph is stable and why? सर राइट वाला स्टेबल होगा सर, क्योंकि इसमें जो है ना उसकी जो है कंडीशन सर सही हो रही है, ए लेस देन 1 वाली, और कन्वर्जेंस भी इसमें ही होगी सर। थैंक गॉड किसी को समझ आई है। ओके, मैं रिपीट करता हूँ चीज़ों को। सिस्टम को स्टेबल करने के लिए आपको वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जिस पॉइंट्स के ऊपर इन्फिनिटी ना आए। यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 लेंगे, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, अगर हम a की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ये ग्राफ आपको नीचे नजर आ रहा है, ये ग्राफ 0 की बजाय इन्फिनिटी को पहुंच करेगा। अगर आप n की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपकी पावर के साथ साथ वो वैल्यू बढ़ती जाएगी और इन्फिनिटी के ऊपर जाके वो भी इन्फिनिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी a की वैल्यू लेस देन 1 है, फॉर एवरी इंक्रीमेंट इन द पावर आपकी वैल्यूज जो है वो कन्वर्ज करके 0 की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि a ग्रेटर देन 1 चाहिए या a लेस देन 1 चाहिए स्टेबल के लिए? ऑब्वियसली वी नीड लेस देन। a लेस देन 1।
ये चीज़ यहाँ फिक्स कर दो, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो फॉर एग्जांपल अगर 2 है, 2⁻³ इज 8, अगर हम 2⁻4 करेंगे और बढ़ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, तो वो बढ़ती जा रही है, वो बाउंड नहीं है। लेकिन अगर हम ए की वैल्यू को पॉइंट्स में ले आएंगे तो हर एक नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द पावर के साथ वैल्यू पहले से और कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें लेस देन 1 चाहिए। ग्राफ्स पे आते हैं। अब अगेन दो ग्राफ्स हैं, एक पे वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ए की, और एक पे वैल्यू ए की लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 वाला ग्राफ कौन सा है? राइट साइडेड। यूनिट सर्कल जो है आपका, जो रेड सर्कल है वो 1 है, उस पे मैग्नीट्यूड 1 है, और ए जो है वो उसके बाद आ रहा है। तो यहां से एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड कंफर्म होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ ए इन दिस ग्राफ इज ग्रेटर देन 1। मैं क्वेश्चन दोबारा पूछता हूं, क्या ये सिस्टम स्टेबल है? ग्राफ नंबर 1, नो सर। No, because of the obvious reasons, because the value of A is greater than 1, तो हमारी पहली कंडीशन ही खत्म हो गई। तो उसको तो बाद में चेक करेंगे ना कि Z की वैल्यू क्या रखनी है। हमें तो पहले ये कंफर्म हो गया कि A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले ली गई है, तो इसका मतलब इसको यहीं क्रॉस कर दो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ग्राफ नंबर 2, A की वैल्यू अब यूनिट सर्कल के अंदर है, इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड फिर कम होगी। सम पॉइंट्स 1 के अगर अंदर आ रही है तो मैग्नीट्यूड A इज लेस देन 1, इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 इज ओके। अब चेक करते हैं कि Z की कंडीशन क्या है। Z की कंडीशन कह रही है कि आपने A वाली वैल्यूज से कम वैल्यूज लेनी है। तो ये जो आपको A के अंदर एक शेडेड एरिया नजर आ रहा है, दिस इज योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर? यस सर। यहाँ स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हमारा लेक्चर है थर्सडे को। मैंने आपसे ये क्वेश्चन दोबारा कर लिया। Okay, Okay, sir. so let me just stop the recording.